हेलो एवरीवन, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडेस डेली न्यूज एनालिसिस, जहां पे हम दोनों हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज को फॉलो करेंगे। ओके, सो आज स्टूडेंट्स 19th ऑफ मार्च और सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को हम गो थ्रू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज विच आर देयर फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट न्यूज आई हैं, मोर और लेस। एक तो आपका अपडेट है विद रिगार्ड टू द करंट ईरान इजराइल यूएस वॉर, जिसमें ईरान ने अभी रिसेंटली कतर के एक स्पेसिफिक गैस रिजर्वायर के ऊपर पे अटैक करा है, जो कहीं ना कहीं ये सिग्नल है टू इजराइल एंड यूएस कि अगर अब आप हमारे जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनको टारगेट करोगे तो हम भी यहां चुप नहीं बैठेंगे, और इस वॉर की जो कीमत है, इसकी जो प्राइस है, वो सिर्फ इजराइल यूएस या ईरान को नहीं पे करनी है, पूरे वर्ल्ड को पे करनी पड़ेगी। एंड इसलिए उन्होंने जो कतर का एक इंपॉर्टेंट गैस रिजर्व है वहां पे अटैक किया है, जिससे सिर्फ कतर या आपका मिडल ईस्ट या सिर्फ इंडिया नहीं अफेक्ट होगा, जितने भी कंट्रीज है वो अफेक्ट इससे होने वाले हैं, बिकॉज ये वो रीजन है जहां से 70% ऑफ करंट नेचुरल गैस प्रोडक्शन है वो आपका आउटपुट निकल के आता है। तो यहां पे सिर्फ ईरान इजराइल यूएस इंपैक्ट नहीं हो रहे हैं इस वॉर से, अब पूरा जो वर्ल्ड है वो हो रहा है। इसके अलावा रिसेंटली दो से तीन यहां पे कुछ असैसिनेशन किए गए हैं बाय इजरायलीज ऑफ इरानियन पीपल या इरानियन ऑफिशियल्स। तो वो कौन कौन है, वो तीन लोग, उनके नाम भी आपके काम के हैं, जिसमें जो करंट इंटेलिजेंस चीफ हैं उनको भी यहां पे असैसिनेट कर दिया इजराइल ने। सो दिस ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो वो लोग कौन है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये गैस फील्ड जो है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ ये कतर का गैस फील्ड नहीं है, यहां पे कतर का भी गैस फील्ड है और ईरान का भी गैस फील्ड है। दोनों एक सिंगल जो पूरा का पूरा एरिया गैस फील्ड है वो दो कंट्रीज के बीच में डिवाइडेड है। तो ये इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि विच इज द गैस फील्ड और विच इज दैट स्पेसिफिक नेचुरल रिजर्व जो दोनों कंट्रीज, गैस रिजर्व जो दोनों कंट्री शेयर करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो जस्ट अ रिमाइंडर कि कमेंट बॉक्स मेरे पास ओपन है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो मैंने अपना कमेंट बॉक्स ओपन कर रखा है, कोई भी आपका सवाल हो तो यू कैन सिंपली आस्क मी ऑन द चैट बॉक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते विद दिस स्पेसिफिक न्यूज। तो यहां पे सबसे पहले कि ये जो अटैक है, ईरान ने जो ये अटैक किया है, इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था कि ईरान ने ये वाला अटैक क्यों किया। सो द रीजन इज कि यहां पे रिसेंटली स्टार्ट जो है वो यूएस इजराइल ने करा था, जब ईरान की गैस फैसिलिटी को टारगेट करा गया बुशेर प्रोविंस के अंदर। और ईरान ने ये स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि अगर आप हमारे ऑयल और गैस रिजर्व्स के सोर्सेज को टारगेट करोगे, रिफाइनरीज को टारगेट करोगे, तो हम आपके जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन सब के भी ऑयल और गैस रिजर्व्स को टारगेट करेंगे। ओके, और यहां पे आपको ये क्या समझना है कि देखिए, नॉट जस्ट कि कतर, सऊदी अरेबिया, ये सब यूएस के फ्रेंडली कंट्रीज हैं इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है, बट ईरान यहां पे ये मैसेज बाकी वर्ल्ड को भी सेंड करना चाहता है कि देखिए, अगर यहां पे हमारे ऊपर इस तरीके से अटैक होंगे तो हम जो पूरे वर्ल्ड का एनर्जी सिक्योरिटी उसको यहां पे डिस्टर्ब कर सकते हैं, और उस कंटेक्स्ट के अंदर में यहां पे ईरान ने अपना रिटेलिएटरी स्ट्राइक करा है। ओके, नाउ ईरान ने मेजरली दो कंट्रीज को टारगेट करा इस बार, विच इज कतर एंड सऊदी अरेबिया। एंड अगर कतर की बात करी जाए तो इस टाइम में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर है, एंड सऊदी अरेबिया जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स जो है उनमें से टॉप 5 में फॉल करता है। यहां पे किस चीज को टारगेट, कौन सी सिटी को या कौन से आपकी रिफाइनरी को टारगेट किया गया है, तो कतर के अंदर में एक बहुत फेमस इंडस्ट्रियल सिटी है जो बेसिकली ऑयल और एलएनजी के लिए, विच इज रास लफान। तो ये जो नाम है, ये नाम जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ कतर वाज टारगेटेड बाय ईरान इन द रिटेलिएटरी स्ट्राइक। ओके, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये आपका रास लफान आपका रिफाइनरी है, ये कहां से वो आपका नेचुरल गैस आता है जिसको ये रिफाइन करके पाइप करके आगे आगे भेजता है। तो उस जगह का नाम है साउथ पार्स गैस फील्ड। ओके, साउथ पार्स गैस फील्ड। अब साउथ पार्स गैस फील्ड जो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है। ओके, वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है, एंड दिस इज द गैस फील्ड विच इज शेयर्ड बाय कतर एंड ईरान। कतर एंड ईरान। सो आई फाउंड दिस स्पेसिफिक मैप फॉर यू ऑल, जिसके अंदर में इसकी जो लोकेशन है वो आपको प्रोवाइडेड है। ओके, तो पहले हम राइट से स्टार्ट करते हैं, राइट वाला मैप देखते हैं। तो यहां पे देखिए, ये वाला जो मैप है इसके अंदर में अगर आप देख पा रहे, दिस इज द ईरान, यहां पे आपका कतर है, यहां पे आपका, सॉरी यहां नहीं, ये जो छोटा सा निकल रहा है ये कतर है, और बीच में है पर्शियन गल्फ।
पर्शियन गल्फ। ओके, तो ये आप समझ में पा रहे हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया आपके लिए, राइट। यहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो चुका है। इसको अगर मैं ब्रॉड करता हूं तो ये पर्शियन गल्फ हो गया। ओके, दिस बिग पार्ट जो ब्लू में दिख रहा है, दिस इज द पर्शियन गल्फ, जो ये वाला पार्ट है। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये तो कतर है और ये ईरान है। यहां नहीं कि ये जो आपका गैस फील्ड है ये ऑन शोर नहीं है, ये ऑफ शोर है, सॉरी ऑफ शोर नहीं, ऑन शोर है आपका, ठीक है। तो ये यहां पे आपके पर्शियन गल्फ के अंदर में, और इसको अगर मैं यहां पे जूम करूं तो पर्शियन गल्फ के अंदर में ये जो इतना बड़ा एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज द साउथ पार्स गैस फील्ड। ओके, और यहां पे जो ये लाइन ड्रॉ कर रही है, ये जो लाइन है ये है कतर और ईरान के बीच की मैरीटाइम बाउंड्री, क्योंकि वाटर में है इसलिए दिस इज द मैरीटाइम बाउंड्री। ओके, आई होप आप इसकी लोकेशन समझ पाए होंगे। तो ये पर्शियन गल्फ के अंदर में आपका एक गैस फील्ड है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व कहां पे है? इट इज द साउथ पार्स गैस फील्ड, और इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो इसके अंदर में जो नॉर्थ फील्ड है, ओके, जो आपको साउथ में दिख रहा है इस मैप में, जो साउथ में दिख रहा है दैट इज अ नॉर्थ फील्ड। नॉर्थ फील्ड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये कतर के नॉर्थ में है, क्योंकि ये कतर के नॉर्थ में। तो जो कतर का ऑयल फील्ड, कतर का जो गैस फील्ड है, इस पूरे साउथ पार्स गैस फील्ड के अंदर में जो कतर वाला पार्ट है उसको तो कहा जाता है नॉर्थ फील्ड, और जो यहां पे ईरान का है उसको कहा जाता है साउथ पार्स फील्ड। ओके, तो यहां पे देखिए पूरा अगर हम इसका टोटल भी नाम देते तो भी साउथ पार्स गैस फील्ड ही कहा जाता है इसको, और जो ईरान वाला पार्ट है दैट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड एज अ साउथ पार्स फील्ड। ओके, तो ये चीज आपको समझनी है कि यहां पे नॉर्थ फील्ड जो है वो तो कतर का है, और साउथ पार्स फील्ड जो है वो ईरान का है। और साउथ, जबकि ये नॉर्थ में है लेकिन इसका नाम साउथ पार्स क्यों है? क्योंकि ये ईरान के साउथ में है। ओके, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर कि साउथ पार्स गैस फील्ड किन दो कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है, और जो ईरान का पार्ट है उसे साउथ पार्स फील्ड कहा जाता है, और जो कतर का पार्ट है उसको नॉर्थ फील्ड या नॉर्थ डोम कहा जाता है। ओके, तो यहां पे करीब 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस है। यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा है। और यहां पे हमारे पास एक एस्टिमेट भी है विच इज कि ये जो यहां पे अपने पास जो प्रूवन गैस रिजर्व है दैट इज इनफ टू गैसिफाई द वर्ल्ड फॉर द नेक्स्ट 13 ईयर्स, यानी कि ये गैस एक्सपोर्ट कर सकता है पूरे वर्ल्ड की अगले 13 साल तक। यानी सिर्फ हम यहीं से अगर इसको गैस को यूज करते रहे तो अगले 13 साल तक ये ग्लोबल नीड्स को फुलफिल कर सकता है। ओके, 8% ऑफ ग्लोबल गैस रिजर्व्स यहां पे हैं, यानी इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, 8% इज अ बिग अमाउंट। तो यहां पे 8%, जो वर्ल्ड में जितनी भी ग्लोबल गैस रिजर्व्स हमें पता है उसका 8% सिर्फ इस स्पेसिफिक रीजन के अंदर में अवेलेबल है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ शेयर्ड रिजर्वॉयर। तो सिंगल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, सो सिंगल है जियोलॉजिकल पूरा। अगर हम इसके ओशन के नीचे जाएंगे, पर्शियन गल्फ के नीचे जाएंगे, तो ये पूरा एक सिंगल जियोग्राफिकल आपका फॉर्मेशन है जो एक मैरीटाइम बाउंड्री से ईरान और कतर के बीच में डिवाइडेड है। लाइक आई सेड कि जो टू सेगमेंट्स है, एक तो साउथ पार्स हो गया, तो पूरे को भी साउथ पार्स फील्ड कहा जाता है, और जो यहां पे आपका ईरान वाला पार्ट है उसको भी साउथ पार्स फील्ड ही कहते हैं यहां पे। ओके, और ये नॉर्थ सेक्शन है, क्योंकि ये अगर हम वैसे मैप में देखें तो ये नॉर्थ में आता है लेकिन इसका नाम साउथ पार्स है बिकॉज ईरान के साउथ में। एंड देन यू हैव योर नॉर्थ डोम या नॉर्थ फील्ड जो कतर के अंडर में आता है, लेकिन ये इसका सदर्न सेक्शन है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? देखिए, जो ईरान की 75% के गैस प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इससे आती है। यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर साउथ पार्स फील्ड को टारगेट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी ईरान का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट किया जा रहा है, बिकॉज 75% जो गैस ईरान यूज करता है अपने डोमेस्टिकली ही, वो सारा का सारा कहां से आ रहा है? ईरान के इसी स्पेसिफिक फील्ड से आ रहा है। और कतर के लिए क्यों है? कतर जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर है। इंडिया का नंबर 1 एलएनजी आपका इंपोर्ट जो होता है वो आपका कतर से ही होता है, और जो मेजॉरिटी कतर का यहां पे सोर्स है दैट इज अगेन दिस नॉर्थ फील्ड ओनली। ओके, एज यू कैन सी इस पूरे फील्ड में कतर के पास में ज्यादा एरिया है, ईरान के पास में कम एरिया है, बट यू नेवर नो कि क्योंकि एक सिंगल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है तो ऐसा नहीं है कि जो गैस है वो यहां पे ही लिमिटेड है, गैस इजीली इधर से उधर मूव कर सकती है। तो ये पूरा एक सिंगल सोर्स ऑफ आपका गैस रिजर्वॉयर है, तो इसका जो इंपॉर्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। इसके अंदर में ग्लोबल इंपॉर्टेंस क्या है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगले 13 साल तक के लिए हमारी जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड है उसको आपका फुलफिल कर सकता है। तो इस वजह से ये जो न्यूज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहां पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो गैस रिजर्वॉयर है
जो आपके वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट गैस रिजर्वोयर है, उसको यहां पे ईरान ने अब अटैक किया है। एंड इट हैज बीन अटैक बिकॉज यहां पे यूएस इजराइल जो है वो भी एक लाइन को क्रॉस कर चुके हैं वॉर की, विच इज इन दिस वॉर इट वाज सपोज कि जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहां पे आपका टारगेट नहीं किया जाएगा, बट जब यूएस इजराइल ने इस लाइन को क्रॉस करा है तो अब ईरान ने भी वो लाइन क्रॉस कर दी है। तो रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी जो कतर में है उसको टारगेट करा गया। सऊदी अरेबिया में जो फ्यूल डिपो है जहां पे यूएस के फाइटर जेट्स को रिफ्यूल किया जाता है उसको टारगेट किया गया, बट उसका जो लोकेशन है, उसका जो नाम है वो हमारे काम का नहीं है, तो हमने उसको यहां पे इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन साउथ पार्स गैस फील्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि ये ईरान और कतर जो अभी ऑन इन वॉर हैं उनके बीच में शेयर्ड एक आपका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। ओके इसके बाद आई टोल्ड यू कि भाई सिर्फ यही नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ ईरान उनको यहां पे असैसिनेट करा गया है। जो 3 लोग अभी असैसिनेट हुए रिसेंट पिछले 1 वीक के अंदर में, उनके नाम है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो यह है अली लरीजानी बिकॉज ही वॉज अ वेरी सीनियर फेलो। कौन थे ये फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ओके तो जो हाईएस्ट सिक्योरिटी में जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसके ये फॉर्मर सेक्रेटरी थे। इसके अलावा जो ईरान की पार्लियामेंट है जिसको कहते हैं मजलिस, ओके ईरान के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, मजलिस कहा जाता है, तो ये भी अलग से लिख लेना प्लीज, ये भी आपका एक सीधा सीधा वन लाइनर है। इसके ये फॉर्मर स्पीकर, तो जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, यहां की जो पार्लियामेंट है मजलिस, उसके स्पीकर थे आपके अली लर्जियानी, तो ही वॉज असैसिनेटेड। ओके तो जस्ट टू चेक योर नॉलेज आई वांट टू नो कि आपके मुझे लोकसभा के स्पीकर का नाम, करंट लोकसभा स्पीकर, और राज्यसभा के करंट चेयरमैन का नाम क्या आप मुझे बता सकते हैं। ओके प्लीज राज्यसभा के चेयरमैन का नाम आप जगदीप धनखड़ मत लिख देना क्योंकि वो फॉर्मर थे। तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स क्या आपको अभी लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन के नाम याद हैं या नहीं है। एनीवे तो यहां पे इनको यहां पे असैसिनेट कर दिया गया। एक है इस्माइल खातिब जो मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ ईरान है। तो जो आज फ्रंट पेज पे न्यूज आई है आपके हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में, इट इज विद रिगार्ड टू किलिंग ऑफ दिस स्पेसिफिक पर्सन इस्माइल खिताब। जो कौन है, ये है मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ ईरान। ओके तो ये करंट इंटेलिजेंस के मिनिस्टर थे और इनको असैसिनेट किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी पोजीशन होती है, जैसे इंडिया में रॉ है, रिसर्च एनालिसिस विंग है, उसके हेड को यहां पे असैसिनेट करना, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा किसी भी एजेंसी को या किसी कंट्री के लिए वो आपका धक्का लगता है कि इतने बड़े ऑफिसर को यहां पे असैसिनेट कर दिया गया। एंड तीसरा नाम है अजीज नासिरजादे जो फॉर्मर कमांडर थे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयरफोर्स के, यानी कि जो हेड रह चुके ईरान एयरफोर्स के, उनको यहां पे असैसिनेट किया गया है। लेकिन अगेन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, अली लरीजानी है, और दूसरे नंबर पे इस्माइल खतीब। ओके तो ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर कि आप सिंपल से आंसर मुझे कर सके, लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का चेयरमैन कौन है। ओके नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसी से रिलेट करते हैं। तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उसने पहले तो बोला कि आई रिक्वेस्ट द नेटो कंट्रीज, आई रिक्वेस्ट द यूरोपियन कंट्रीज कि दे शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प इन सिक्योरिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ओके एंड बाद में ही स्टार्टेड थ्रेटनिंग द नेटो कंट्रीज इनडायरेक्टली, बहुत सटल वे में, कि अगर यहां पे नेटो कंट्रीज यूएस के साथ नहीं आते हैं तो उस केस में जो नेटो का फ्यूचर है इट इज गोइंग टू बी वेरी ब्लीक। यानी कहीं ना कहीं ही इज सेंडिंग अ सिग्नल टू यूरोपियन यूनियन, ही इज सेंडिंग अ सिग्नल टू द नेटो मेंबर्स कि अगर आप अब यूएस के सपोर्ट में नहीं आते हैं, यूएस को मिलिट्री सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो फ्यूचर में यूएस भी शायद आपको ये प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन यहां पे जो आर्टिकल उसमें हम ये समझ रहे हैं कि भाई नेटो जो है वो क्यों बाउंड नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की इस पर्टिकुलर डिमांड को फुलफिल करने के लिए। ओके तो यहां पे समझने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले हम नेटो समझे, नेटो का वो कौन सा आर्टिकल है जो यहां पे इन कंट्रीज को बाउंड करता है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, और क्यों करंट में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं दे आर नॉट बाउंड टू हेल्प यूएसए इन दिस स्पेसिफिक वॉर अगेंस्ट ईरान ऑल्सो। ओके तो नेटो जो है, एक तो नेटो का फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कौन सी ट्रीटी से ये आपका नेटो क्रिएट हुआ है, इट इज क्रिएटेड बाय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ओनली, और उसी से इसका नाम क्या पड़ गया, नेटो। अदरवाइज लेकिन इसको एक और नाम से जाना जाता है क्योंकि ये उस सिटी में साइन हुई थी और इसीलिए इसको कहते हैं वॉशिंगटन ट्रीटी। ओके तो कहीं आपसे पूछ लिया जाए, ऑप्शन आ जाए कि नेटो वॉज क्रिएटेड बाय विच ट्रीटी और नॉर्थ अटलांटिक नहीं लिखा हो, तो डोंट ब्लेम मी कि सर आपने कहा था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, देखो कितना सिंपल सा है, इसी में नाम है। लेकिन इसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है बिकॉज इट वॉज साइन इन वॉशिंगटन।
ओके तो वॉशिंगटन ट्रीटी है। व्हाट इज अ नेटो, व्हाट इज नेटो एग्जैक्टली? तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इसको फॉर्म किया गया था। इन विच ईयर? आपके लिए एक स्पेस छोड़ा है, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स प्लीज। एनीवन ट्राई टू आंसर कि इसका फॉर्मेशन ईयर क्या है। देयर इज अ स्मॉल हिंट विच इज कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इसको साइन किया गया था। बट व्हाई वाज इट क्रिएटेड? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट पार्ट एक और वॉर स्टार्ट हो जाता है जो आपका एक्चुअल वॉर नहीं था, बट एक पर्दे के पीछे से दो ग्रुपिंग्स के बीच में एक वॉर चल रहा था। और ये दो ग्रुपिंग्स थी, वन लेड बाय यूएसए एंड द अदर वाज लेड बाय रशिया, या उस टाइम में यूएसएसआर। ओके एंड इट वाज मोर और लेस एन आइडियोलॉजिकल वॉर कि विच इज अ बेटर इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें यूएसए कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज को प्रमोट कर रहा था, सिस्टम को प्रमोट कर रहा था, या एंड रशिया यूएसआर जो है वो यहां पे सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट इकोनॉमी को प्रमोट करना चाह रहा था। ओके सो इट वाज अ टसल बिटवीन टू आइडियोलॉजी एट दैट टाइम। ओके और उसी में यहां पे सिक्योरिटी को अपने एश्योरेंस करने के लिए स्पेसिफिकली यूरोपियन पावर्स को भी एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करने के लिए यूएसए ने यहां पे नेटो जो है वो यूरोप की वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में मिलकर स्टार्ट करा, सो दैट कि वो यूएसएसआर का जो एक्सपेंशन है उसको रिस्क कर पाए। तो जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस या सिक्योरिटी अलायंस यहां पे क्रिएट होता है। इसके अगेंस्ट में लेट मी सी कि क्या कोई यहां पे वर्ल्ड हिस्ट्री का स्टूडेंट है या लेट से हिस्ट्री में इंटरेस्ट स्टूडेंट है जो मुझे ये बता सके कि जब आपके यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने नेटो स्टैब्लिश किया था तो यूएसएसआर ने उसके अगेंस्ट में कौन सा पैक्ट साइन किया था? सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो द आंसर टू दिस एंड ऑल्सो गिव मी द फॉर्मेशन ईयर ऑफ द नेटो। ओके ओरिजिनली जब ये बना गया था तब इसमें 12 मेंबर्स थे। रिसेंटली इसमें 2 और यूरोपियन कंट्रीज ऐड हुए हैं और इट वाज ओनली इन 24-25 की इसकी जो मेंबरशिप है इट इज इंक्रीज टू 32 मेंबर्स नाउ। ओके तो इसमें कितने मेंबर्स है? सो इट हैज 32 मेंबर कंट्रीज। और ये जो आपका नेटो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल नंबर 5 जो है वो क्या कहता है, या फिर नेटो का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो बात करता है कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस की। ओके जो बात करता है कलेक्टिव डिफेंस की, सेल्फ डिफेंस की, वो आर्टिकल कौन सा है? तो सीधा भी पूछा जा सकता है, उल्टा भी। आर्टिकल 5 में क्या ये भी पूछा जा सकता है, और कलेक्टिव डिफेंस किस आर्टिकल में है ये भी पूछा जा सकता है। एंड बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है विच इज अटैक ऑन वन इज अटैक ऑफ ऑन ऑल। तो लेट्स से अगर कल रशिया जो है वो किसी भी नेटो कंट्री, एक भी नेटो कंट्री पे अटैक कर देता है तो उस केस के अंदर में इट वुड बी कंसिडर अटैक ऑन ऑल द मेंबर्स इंक्लूडिंग यूएसए, एंड देन एवरीवन, ऑल द नेटो मेंबर्स आर सपोज टू कम टू हेल्प ऑफ दैट नेटो कंट्री। तो यहां पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कलेक्टिव डिफेंस का, जिसके ऊपर पे ये आपका जो पूरा का पूरा नेटो है वो बेस्ड है। ओके लेकिन यहां पे रिक्वायरमेंट क्या है कि ये अप्लाई होता है ओनली इन केस ऑफ आर्म्ड अटैक ऑन अ मेंबर स्टेट। तो यहां पे व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये आगे अगली स्लाइड में लिखा हुआ भी स्पेसिफिकली कि क्यों जो यूरोपियन कंट्रीज है दे आर नॉट बाउंड टू कम टू यूएसए हेल्प, बिकॉज यहां पे ईरान ने यूएसए जो उनका नेटो मेंबर है, इजराइल इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो, यूएसए जो आपका नेटो का मेंबर है, इन्होंने अभी तक उनके अगेंस्ट में आर्म्ड अटैक नहीं किया। ऑल्दो अगर चाहते तो वो यहां पे ये रीजन दे सकते हैं कि जो यूएस के एसेट्स एंड डिफरेंट कंट्रीज उनको टारगेट किया जा रहा है तो इट इज इनडायरेक्टली अटैकिंग यूएस ओनली। लेकिन यहां पे उन्होंने इन दोनों में डिफरेंशिएट करना बेटर माना है कि भाई यहां पे जो एसेट्स हैं वो दूसरे कंट्रीज के अंदर में है और वो कहीं ना कहीं जो यूएस इजराइल ने वॉर करा है उसके अगेंस्ट में डिफेंस के अंदर में इनको चीज करा जा रहा है। ओके दूसरा इसके अंदर में एक और एक स्पेसिफिक पर्टिकुलैरिटी है विच इज कि यहां पे जो रिस्पांस है वो ऑटोमेटिक नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि अगर अटैक हुआ तो मिलिट्री अटैक आपको रिस्पॉन्ड में करना है। यहां पे मेंबर्स इंडिविजुअली डिसाइड करते हैं कि वो कैसे रिस्पॉन्स करना चाहते हैं। सो जरूरी नहीं है कि मिलिट्री एक्शन ही इज द आंसर टू दिस। ओके और अगर हम नेटो की हिस्ट्री देखें, आर्टिकल 5 की हिस्ट्री देखें, तो इतने सालों की हिस्ट्री में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अब तक की हिस्ट्री में देयर हैज बीन ओनली वन इंस्टेंस जहां पे आपका आर्टिकल 5 को ट्रिगर किया गया हो या यूज करा गया हो, दैट वाज आफ्टर द सितंबर 11 अटैक। ओके जो 9/11 अटैक्स हुए थे 2001 में इन यूएसए, ओके जो टेररिस्ट अटैक्स वहां पे हुए थे विच चेंज द हिस्ट्री ऑफ यूएसए। सिर्फ वही एक इंस्टेंस यहां पे हमारे पास में जब आर्टिकल 5 को इन्वोक किया था और यूएस ने ओपनली यहां पे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करी थी बाकी सारे कंट्रीज से।
ओके, सो दिस इज द हिस्टोरिकल यूज। अब नेटो की जो कंट्रीज है क्यों ईरान वॉर को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका आर्टिकल 5 का ट्रिगर यह है कि नेटो मेंबर कंट्री पे एक डायरेक्ट अटैक होना चाहिए, लेकिन यहां पे किसी पे भी नहीं हुआ है। स्पेसिफिकली जो नेटो का डिफाइंड एरिया है विच इज स्पेसिफिकली द टेरिटरीज ऑफ द कंट्रीज इटसेल्फ। तो अगर मान लेते हैं नेटो के जियोग्राफिकल एरिया में लिमिटेशन में अगर यहां पे जो फ्रेंडली एसेट्स होंगे, लेट्स से एयर बेस ऑफ यूएसए इन कतर, अगर वो इंक्लूड होता तो फिर भी यहां पे क्लेम पॉसिबल होता कि यहां पे नेटो के एक कंट्री के ऊपर पे अटैक हुआ है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल या प्रिंसिपल है आपके नेटो के ट्रीटी का, विच इज कि यहां पे नेटो मेंबर्स मस्ट रिजॉल्व डिस्प्यूट्स पीसफुली। तो पहला यहां पे फोकस डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व करने का होना चाहिए। अगर यहां पे सामने जो अग्रेसर है वो पीसफुली रिजॉल्व करने के लिए रेडी नहीं होता, उस केस के अंदर में नेटो मेंबर्स यहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कभी भी कोई फोर्स यूज नहीं करनी है, विच इज इनकंसिस्टेंट विद द यूएन चार्टर। तो यूएन चार्टर कहता है कि कोई भी एक कंट्री दूसरे कंट्री पे आर्म्ड ऑफेंस नहीं कर सकता है। तो ईरान इज नॉट दैट कंट्री जिसने आर्म्ड ऑफेंस किया है, उसने यहां पे जब उसके अगेंस्ट में आर्म्ड ऑफेंस हुआ था तो उसने रिटेलिएट करा, विच वुड बी कंसिडर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ डिफेंस। इसलिए जो नेटो मेंबर्स हैं दे आर वेरी वेल इन देयर राइट टू से नो, वी आर नॉट बाउंड टू पार्टिसिपेट अंडर द यूएन अम्ब्रेला, अंडर द नेटो अम्ब्रेला। ओके, तो यहां पे आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि क्यों नेटो ने यहां पे पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो ये जो नेटो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एट या ने करा है, नेटो का ईयर बताया, बिल्कुल सही ईयर बताया है। ईशांत हैज ऑल्सो गिवन अस द राइट ईयर, बिल्कुल सही ईयर है ईशांत एंड या ने, यस इट इज द ईयर विच यू हैव मेंशन्ड। बिकॉज ये जो अब आपके एक फायदा क्या है, जो लास्ट में आपके 20 जीके क्वेश्चंस आने वाले हैं +1 बोनस, उसमें ये सब हमने डिस्कस करा है। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एंड अगेन इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज हमने आज पहले कवर कर रहे हैं। इन एनी केस दोनों ही न्यूज़पेपर में न्यूज आई थी आपकी। थर्ड जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, दिस इज रिलेटेड टू योर भव्य स्कीम। ओके, भव्य स्कीम करके आपकी नई स्कीम यहां पे गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है। फुल फॉर्म आपको हर स्कीम का पता होना चाहिए, तो यहां पे इसका फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना। तो हिंदी के टर्म्स यूज करे जा रहे हैं, भारत औद्योगिक विकास योजना। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल विकास मतलब डेवलपमेंट, तो इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, यहां पे इसका नाम इंग्लिश में ये भी हो सकता था, बट इट इज भारत औद्योगिक विकास योजना। इसके अंदर में गवर्नमेंट ने इफ यू फॉलो थोड़ा बहुत चाइनीज मॉडल, क्या है चाइनीज मॉडल को यहां पे थोड़ा सा अडॉप्ट करने की कोशिश करी है कि यहां पे जो गवर्नमेंट है, इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, नए नए इंडस्ट्रियल पार्क्स ओपन करेगी। जैसे अगर आप राजस्थान में हैं तो आपने रीको करके सुना होगा, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जो राजस्थान की गवर्नमेंट है वो डेवलप करती है। तो यहां पे ये जो आपका भव्य स्कीम, इसमें क्या होगा, लेट्स से कि कोई स्पेसिफिक सिटी ले लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंदौर। तो इंदौर के अंदर में क्या करेंगे कि इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करेंगे। तो लेट्स से इन्होंने एक यहां पे 100 एकर्स का, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 100 एकर्स का, लेट्स से 500 एकर्स की एक जमीन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने यहां पे एलोकेट कर दी है भव्य स्कीम के लिए। तो यहां पे ऑल्दो पहले से कोई इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ये पहले से क्या करेंगे, इसमें रोड इंफ्रा बना देंगे, इसके अंदर में पावर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देंगे, इसके अंदर में वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देंगे, इसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लेट्स से कि अगर मैंने ये इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर दिया है, यहां पे वेयर हाउसिंग के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए पहले से जो बिल्डिंग्स है वो सेटअप पूरा रेडी होगा। यानी कि यहां पे अगर कोई अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहता है, इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता है, या कोई और स्टार्टअप करना चाहता है इस इंडस्ट्रियल एरिया में, तो उसके लिए रेडीली अवेलेबल सारे का सारा जो सेटअप है वो रेडी रहेगा। तो इस तरह की गवर्नमेंट ने 100 ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो अप्रूव कर दिए। वेरी सून इन द नेक्स्ट 6 इयर्स इस टाइप के आपको इंडस्ट्रियल पार्क इंडिया के अंदर में जगह जगह पे देखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप के पार्क्स को क्या कहा जा रहा है, दीज आर बीइंग कॉल्ड एज 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क अक्रॉस इंडिया। प्लग एंड प्ले बेसिकली कि भाई आप जैसे प्लग करते हो और फिर जस्ट खेलना स्टार्ट कर सकते हो, सिमिलरली यहां पर भी आपको कुछ नहीं, आपके दिमाग में आ गया कि मुझे फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, आप इस इंडस्ट्रियल पार्क में आइए, अपना सेटअप करिए और फिर आप वहां पे अपनी इंडस्ट्री को रन कर सकते हो। ओके, तो यहां पे रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर
industries to start operation quickly. China जो है it has been very famous for using such kind of development model. जहां पे चाइना क्या करता है, पहले पूरा का पूरा सेटअप कर देता है और फिर वहां पे पॉपुलेशन आके बसना स्टार्ट होती है. उसमें रिस्क बस इतना सा है कि मैंने अगर यहां पे लेट से 1000 करोड़ लगा दिए लेकिन वहां पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं आया तो वो मेरा जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो खराब हो सकता है. लेकिन यहां पे गवर्नमेंट के पास में इतना पैसा होता है कि वो इस तरह के जो रिस्क है वो ले सकती है, क्योंकि अगर यहां पे ये रिस्क आपका पे कर गया तो लॉट ऑफ जॉब क्रिएशन वुड बी डन एंड लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट वुड कम आउट ऑफ इट. तो यहां पे अगले 6 साल के लिए 6 साल का ड्यूरेशन है जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है 26-27. इस फाइनेंशियल ईयर से ये आपका अप्लाई होगा और 2032 तक आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वहां तक अगले 6 साल तक ये 33,660 करोड़ रुपीस जो हैं वो यूटिलाइज करे जाएंगे टू डेवलप 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स अक्रॉस इंडिया. ओके, इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि यहां पे मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट क्या बोली है, इट शुड बी 100 एकर्स इन जनरल, बट नॉर्थ ईस्ट या हिली एरियाज की बात है तो 25 एकड़ में भी कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहां पे एक इंडस्ट्रियल पार्क इनिशिएट कर सकती है. और यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सपोर्ट देगी कि जो भी इंडस्ट्रियल पार्क्स अनाउंस किए जाते हैं उसमें पर एकड़ के ऊपर पे अप टू 1 करोड़ की जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. यानी कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट यहां पे डिसाइड करती है कि हमें एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाना है तो उसका बर्डन जो है वो उसको नहीं बेयर करना है पूरा. यहां पे अप टू 1 करोड़ का जो इंडस्ट्रियल सपोर्ट है इसको डेवलप करने के लिए दिस वुड बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सो इट्स अ वेरी गुड स्कीम जो आपके फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत अच्छा यहां पे हेल्प कर सकती है. क्लियर है? ओके, सो ये न्यूज थी आपकी, जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो हमने कवर करी है फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. नाउ लेट्स लुक एट द इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हिच हैव बीन इन द न्यूज टुडे इन द हिंदू न्यूज़पेपर. ठीक है, तो यहां पे न्यूज आया है, आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड पढ़ा होगा, लोकसभा अप्लाइज गिलेटन टू पास डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ 53 लाख करोड़ फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज. तो यहां पे ये गिलेटन क्या होता है, ओके, तो ये हमें समझना है कि ये गिलेटन क्या है आपका. ओके, और ये डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होता है कि 53 लाख करोड़ के वेरियस मिनिस्ट्रीज के डिमांड फॉर ग्रांट जो है जिलेटिन से करके पास कर दिए गए. तो ये होता क्या है, ये पार्लियामेंट्री टूल्स कौन से होते हैं इनको हम समझेंगे. ओके, और ये जो जिलेटिन है इसका थोड़ा बहुत मैं आपको बैकग्राउंड भी बताऊंगा कि ये जो इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या लेना देना है. ओके, सो विल गो इनटू दैट आल्सो. ओके, ईशांत, यहां पे जो यूएसएसआर का आपका नेटो के अगेंस्ट में जो उन्होंने पैक्ट साइन किया था उसका यहां पे नाम भी प्रोवाइड करा है. बिल्कुल सही शांत, आपका सही आंसर है बिल्कुल. ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द विच आर द पार्लियामेंट्री बजट प्रोसेस के अंदर में कैसे आपका जो बजट होता है उसका पैसेज किया जाता है और इसके अंदर में ये स्पेसिफिकली टूल कौन सा है. ओके, तो आई एम श्योर यू आर अवेयर कि बजट को ऑफिशियली क्या कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर में है. ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि कौन सा आर्टिकल नंबर है जो बजट के बारे में या एएफएस के बारे में बात करता है. ओके, तो यहां पे जब बजट पास होता है तो बजट के अंदर में 2 बिल्स आते हैं, एक फाइनेंस बिल आता है, एक एप्रोप्रिएशन बिल आता है. फाइनेंस बिल वो बिल है जिसके अंदर में आपके टैक्स प्रपोजल होते हैं और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन बिल जिसके अंदर में आपके डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की जो डिमांड होती है वो गिवन होती है. और मिनिस्ट्री जो डिफरेंट डिमांड करती कि भाई मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कह रहा है कि मुझे 1000 करोड़ दो, तो ये उनका डिमांड फॉर ग्रांट्स हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को कितना पैसा चाहिए, कितना ग्रांट चाहिए, उनकी डिमांड है 1000 करोड़ की. तो सिंपली एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर में जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की डिमांड होती है उनको हम डिमांड फॉर ग्रांट्स कहते हैं. ओके, ये कहां पे गिवन है, ये आर्टिकल 113 में है. यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर दिस आर्टिकल. ये वाला आर्टिकल जो ऊपर वाला है, अगर आपने यस बिल्कुल सही या और ईशांत, दीज आर द 2-1 ब्रिलियंट स्टूडेंट जो हमेशा सही आंसर देते हैं, नॉट अदर्स, दे डोंट इवन पार्टिसिपेट. एनीवे, यहां पे तो आर्टिकल 113 में डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन है, मैंने आपको जस्ट समझा दिया है कि हर मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को अपने डिमांड फॉर ग्रांट्स प्रेजेंट करने होते हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ वोट किया जाता है लोकसभा में. यानी कि इसके अंदर में वोटिंग में राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता. आई एम श्योर यू आर अवेयर कि पूरे बजट में ही राज्यसभा का वोटिंग में कोई रोल नहीं होता है, वो सिर्फ डिबेट कर सकते हैं. ओके, वेरी इंपॉर्टेंटली यहां पे ऐसा नहीं होता है कि सारे मिनिस्ट्री की एग्रीकल्चर, हाईवे सबने लेट से 1000 करोड़ मांगे तो टोटल अगर 10,000 करोड़ है तो एक साथ यहां पे पास होगा. हर किसी मिनिस्ट्री का डिमांड फॉर ग्रांट जो है उस पर अलग अलग वोटिंग करी जाती है.
ओके तो यहां पे दिस इज विथ रिगार्ड टू डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होता है। ओके अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, सिंपली कि भाई जब भी कोई डिमांड फॉर ग्रांट्स है उस पर डिस्कशन होगा। लेट्स से कि डिफेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हो गया, एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का हो गया, हाईवे का हो गया, तो हर किसी पे यहां पे आपका डिबेट होगा, डिस्कशन होगा। उसके बाद में ये डिमांड या तो अप्रूव कर दी जाएगी या रिजेक्ट कर दी जाएगी, या फिर इसके अमाउंट को रिड्यूस करने की बात करी जाएगी। ओके तो कट मोशंस होते हैं कुछ, इनको भी अभी मैं अगले आपको स्लाइड में बताने वाला हूं। तो इस तरीके से मान लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1000 करोड़ बोले थे और 1000 करोड़ रुपए आपके अप्रूव हो गए, यानी कि डिमांड जो है ये आपकी एक्सेप्ट हो चुकी है। इतना पैसा बजट में से एलोकेट कर दिया जाएगा। अगर डिमांड रिजेक्ट हो जाती है, जो होता ही नहीं है कभी, बिकॉज अगर डिमांड रिजेक्ट हो गई तो चांसेस आर कि बजट यहां पे आपका डिफीट हो गया है और फिर गवर्नमेंट को शायद रिजाइन करना पड़ सकता है। बट ये लेट्स से कि अगर वो रिजेक्ट करते हैं डिमांड को तो रिजेक्ट भी की जा सकती है। एंड यहां पे ये कई बार इन किसी स्पेसिफिक कैसे बताओ, किसी स्पेसिफिक प्रिंसिपल के बेसिस पे भी कई बार वो कहते हैं कि आपने 1000 करोड़ मांगे हैं, बट आई डोंट थिंक कि ये डिमांड जो है वो जस्टिफाइड है, इसमें कुछ पॉलिसी लूप होल्स हैं, तो आई वुड वांट टू पास अ कट मोशन। तो ये कट मोशन मैं भी आपको समझाने वाला हूं, तो आप समझ जाओगे कि रिड्यूस अमाउंट जो है इसका पर्पस क्या होता है। ओके लेकिन यहां पे अभी पार्लियामेंट में क्या हुआ है कि जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की आस्क थी, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की जो आस्क थी, मतलब 50 लाख करोड़ की जो इनकी डिफरेंट डिमांड फॉर ग्रांट्स थे, उन सबको लोकसभा ने एक साथ जिलेटिन लगा के पास कर दिया है। ओके यहां पे जिलेटिन लगा के डायरेक्टली पास कर दिया। अब ये जिलेटिन क्या होता है तो पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में से बाद में समझेंगे। यहां पे अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा है तो ये डायग्राम है जब फ्रांस के अंदर में मारियो एंटोनाइट, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में, बट जो मारिया करके उनकी क्वीन थी, शी वॉज असैसिनेटेड यूजिंग दिस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ओनली। तो यहां पे अगर आप ये देख पा रहे हो, इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट होता है, यहां पे जो पर्सन होता है उसकी गर्दन को रखा जाता है और ऊपर से इस तरह से एक ब्लेड आती है और वो एक ही झटके में उसका जो पर्टिकुलर नेक होती है उसको ब्रेक कर देती है। ओके तो ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, दिस बिकेम वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और जो बहुत सारे नोबल मैन थे, बहुत सारे किंग्स और क्वींस थे के लोग थे, उन सबको इस तरीके से असैसिनेट किया गया था। ओके तो वहां से टर्म आता है, यानी एक झटके के अंदर में आपने जो पूरा काम है वो खत्म कर दिया। तो उसी से ही यहां पे ये टूल भी, पार्लियामेंट्री टूल का नाम भी वहीं से आता है कि यहां पे अगर मुझे फास्ट ट्रैक करना हो अप्रूवल्स को, कि मुझे अगर फटाफट से पास करनी है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है हर चीज का डिस्कशन करने का, तो यहां पे इस मोशन के थ्रू जो लोकसभा है वो सारी की सारी जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है उनको पास कर सकती है। लेट्स से कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम मेरा जल शक्ति की डिमांड्स पे, एग्रीकल्चर की डिमांड में निकल गया, तो बाकी की मिनिस्ट्रीज की डिमांड को मैं डिस्कस नहीं कर पाया हूं, तो एक साथ यहां पे डिमांड को यहां पे अप्रूव करने के लिए विदाउट डिस्कशन यहां पे आप इस तरीके से पुट टू वोट कर सकते हो। ओके तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्पेसिफिक टूल ऑफ जिलेटिन। ओके अब मैंने आपको बताया कि यहां पे जब भी कोई डिमांड फॉर ग्रांट पे डिस्कशन होता है तो उसको अप्रूव किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है या रिड्यूस किया जा सकता है। तो अगर मुझे अमाउंट को रिड्यूस करना है, लेट्स टेक एग्जांपल कि 1000 करोड़ रुपीस मांगे हैं। ओके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1000 करोड़ रुपीस मांगे, डिफेंस में कोई आर्ग्यू नहीं करता है। लेट्स से कि एजुकेशन के लिए 1000 करोड़ रुपीस एलोकेट करे हैं। अपोजिशन कह रही है कि पैसा कम है, कोई कह रहा है कि पैसा ज्यादा है, या फिर इसमें पॉलिसी के अंदर में कुछ इश्यूज हैं। तो यहां पे कट मोशंस करके एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जिससे आप यहां पे इस डिमांड को या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। जैसे कि पॉलिसी कट मोशन होता है जिसमें आप ये कहते हो कि ये मैं एक प्रपोजल लाया हूं, एक मोशन इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कट मोशन, जिसमें आई वुड वांट कि ये जो अमाउंट है ये 1 रुपए से इसको घटा दिया जाए। तो आप सोचिए 1 रुपए का रीजन तो आप इसलिए तो दोगे नहीं कि भाई बहुत ज्यादा पैसा 1 रुपए कम कर दो, 1 रुपए ज्यादा पड़ रहा। ये यूजुअली क्या दिखाता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है एजुकेशन की उसको मैं डिसअप्रूव करता हूं, जो पैसा एलोकेट किया जा रहा है इट इज नॉट वर्थ बीइंग शेयर्ड हियर। दूसरा इकोनॉमी कट मोशन, तो यहां पे आप रिडक्शन करते हो बाय अ स्पेसिफिक अमाउंट। तो यू क्लेम कि भाई एजुकेशन में लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट से कि एजुकेशन को 1000 करोड़ इज टू मच, यहां पे अभी पैसा हेल्थ में डालने की जरूरत है, तो आई रिक्वेस्ट कि यहां पे जो अमाउंट है वो 20 करोड़ या 200 करोड़ रुपए से कम कर दी जाए। तो इकोनॉमी कट मोशन जो है ये स्पेसिफिकली इकोनॉमी सजेस्ट करने के लिए, इकोनॉमी ने एक्सपेंडिचर की भाई खर्चा आप गलत कर रहे हो, इसको सही से करा जाए। ओके तो इतना इनफ है। और तीसरा होता है टोकन कट मोशन, जिसमें मैं कह रहा हूं कि मैं आई वांट कि ये जो अमाउंट है ये 100 रुपीज से रिस्ट्रिक्ट करा जाए,
जिससे मेरा जो स्पेसिफिक ग्रीवांस है वो हाईलाइट किया जाए। एग्जांपल ले लेते चलो एजुकेशन सेक्टर का, जो एलोकेशन करा जा रहा है एजुकेशन सेक्टर के अंदर में 1000 करोड़ का, उसमें लेट से गवर्नमेंट जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो पैसा एलोकेट होना चाहिए था उनके स्टूडेंट्स के लिए, उसके लेकर कोई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सेटिस्फाई नहीं है। तो वो ये कह सकता है कि भाई आई वांट टू स्टार्ट अ टोकन कट मोशन एंड आई वांट कि यहां पे 100 रुपीज से इस अमाउंट को रिड्यूस करा जाए, बिकॉज मेरा स्पेसिफिक ग्रीवांस है कि क्यों पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए पैसा प्रॉपर्ली एलोकेट नहीं किया गया। तो यहां पे आप अपना जो ग्रीवांस है वो भी शोकेस कर सकते हैं। अब एक चीज आपको समझने की बात यह है कि ये मोशन जो है ये जरूरी नहीं है कि ये पास हो। अगर ये पास भी हो जाते हैं सो यस, ये कहीं ना कहीं एक क्रिटिसिज्म शो करते हैं गवर्नमेंट का, लेकिन उसके बाद इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है कि इसके बाद इसको गवर्नमेंट को रिमूव करा जाएगा। बट यस, यहां पे जो डिफरेंट एमपीज हैं वो अपने ग्रीवांसेस को, अपने पॉलिसी के स्टैंड को यहां पे वो बेसिकली स्टैंड को शोकेस कर सकते हैं कि ये कट मोशन से और इस तरीके से मैं अमाउंट को रिड्यूस करना चाहूंगा। ओके, तो यहां पे ये जो गिलेटिन का जो अंडरस्टैंडिंग है दैट्स बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है सर, मेरा डाउट था डीएसी ने कोई डिफेंस सिस्टम परचेज करने की कहा था, सीसीएस परचेज करने से मना कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, वरना अगर मना नहीं कर सकता तो फिर वो प्रोसेस करने की ही रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर डीएसी ने यहां पे अप्रूवल भी दे दिया है तो सीसीएस वुड बी द फाइनल अथॉरिटी कि क्या इस पर्टिकुलर खर्चे को हम अभी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अ गुड क्वेश्चन अगेन ईशान। ठीक है, बट यस बिल्कुल मना कर सकता है, इसीलिए वो एक और स्टेप हमने ऐड करा है, क्योंकि हो सकता है हमारे पास में पैसा ही नहीं हो उसको लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम यहां पे समझेंगे। लोकसभा ने जो पैनल बनाया था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी विद रिगार्ड टू कि साइमल्टेनियस पोल्स हम कैसे वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके डिस्कशन के लिए उसका जो टर्म है उसको एक्सटेंड कर दिया है। ओके, तो यहां पे ये साइमल्टेनियस पोल या ये कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। तो देखिए, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस टाइम में जो आपके सेंटर के इलेक्शन और स्टेट के इलेक्शंस होते थे, यानी सेंटर में लोकसभा के और स्टेट के अंदर में लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते थे, वो सारे स्टेट्स के और सेंटर का इलेक्शन पूरा एक साथ होता था। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई अभी राजस्थान गुजरात में चल रहा है, अगले साल मध्य प्रदेश में इलेक्शंस हो रहे हैं, फिर आपके तमिलनाडु में इलेक्शन हो रहे हैं, फिर 2 साल बाद आपके मणिपुर मिजोरम यहां पे हो रहे हैं। ओके, सारे के सारे स्टेट्स के इलेक्शन फेज के अंदर में बट एक साथ कंडक्ट होते थे। ओके, तो जब हमारा पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 1951-52 में, पहली बार था तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, बट यस हमने यहां पे 1951-52 में किया था, तो सारे स्टेट्स और सेंटर के इलेक्शन एक साथ हुए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन था 57 के अंदर में हुआ आफ्टर 5 इयर्स, यहां पर भी सारे इलेक्शन एक साथ हुए थे। नेक्स्ट इलेक्शन 1962 जो बहुत ज्यादा टर्मोइल वाला ईयर था, बिकॉज दिस वाज द ईयर जब हम चाइना के साथ हमने वॉर फाइट किया था, ये भी इसमें भी सब कुछ एक साथ हुआ। और उसके बाद जो अगला इलेक्शन था 67 का, उसमें भी सेंटर और स्टेट के सारे इलेक्शन जो है वो सारे के सारे इलेक्शंस एक साथ हुए थे। यानी कि जो सिंक्रोनाइज इलेक्शन है या साइमल्टेनियस इलेक्शंस है, दिस इज नॉट समथिंग विच इज न्यू टू इंडियन इलेक्शन सिस्टम। शुरुआत जो हमारी हुई थी वो एक सिंक्रोनाइज इलेक्शन के साथ में हुई थी, लेकिन 1967 में ऐसा क्या होता है कि आपका जो सिंक्रोनाइजेशन है वो ब्रेक हो जाता है। सो द रीजन इज कि 1967 के इलेक्शन के बाद में कुछ स्टेट असेंबलीज को यहां पे प्रीमैच्योरली डिसॉल्व कर दिया गया था। यानी कि लेट्स से राजस्थान के अंदर में गवर्नमेंट मैंने इलेक्ट करी 67 में, 69 के अंदर में ही वो गवर्नमेंट जो है वो आपकी लेट्स से नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से वहां पे वो आपकी भंग हो गई। ओके, तो लेट्स से अगर अब 1969 के अंदर में अब मैं वापस से इलेक्शन कंडक्ट कराता हूं, तो जो नई स्टेट गवर्नमेंट चूज करके आएगी वो कब तक करेगी? 1974। ओके, और यहां पे जो 67 में लोकसभा आया है वो कब तक रन करेगा? वो आपका रन करेगा 1971-72 तक ही। ओके, तो 67 से 71 72 तक आप मान लीजिए मैक्सिमम यहां पे कि ये तब इतना ही रन करेगा। ओके, तो यहां पे देखिए एक स्टेट का हो गया, तो यहां पे सिर्फ एक या दो स्टेट नहीं, कई स्टेट जो थी उनकी असेंबली को प्रीमैच्योरली डिसॉल्व कर दिया गया था बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड डिफेक्शन, जो वहां पे उस टाइम में बहुत कॉमन होता था। तो बार बार जो गवर्नमेंट है वो बनती थी, बिगड़ती थी, और इस वजह से इलेक्शंस हो रहे थे अलग अलग स्टेट्स के अंदर में, तो जो सिंक्रोनाइज्ड वे में इलेक्शंस होते थे वो इलेक्शंस होना बंद हो गए। ओके, एंड फाइनली 1970 के अंदर में लोकसभा जो थी वो अर्ली डिसॉल्व हो गई। तो लेट्स से अगर 10 स्टेट थी जिनका लोकसभा के साथ इलेक्शन था, बिकॉज अब लोकसभा का इलेक्शन अलग टाइम पे हो रहा है तो वो तो उसी टाइम पे हो रही है, लेकिन अब लोकसभा जो है वो 1970 में डिसॉल्व हो गई, यानी अगले इलेक्शन 1975 में होंगे, ना कि 1974 के अंदर में।
ओके तो यहां पे क्या होता है, 67 के बाद में जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट होती है एंड उसके बाद से आपका जो ये डिस्ट्रप्शन है कंटिन्यू होता रहता है। तो अब हम ये देखते हैं कि हर साल किसी ना किसी स्टेट के अंदर में कहीं ना कहीं पे कोई इलेक्शन आपका चल रहा होता है। ओके और मैं यहां म्युनिसिपैलिटी पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे स्टेट्स के इलेक्शंस की बात कर रहा हूं। जैसे इसका जो आपका ये 2026 है, यहां पे बहुत दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स, एक तमिलनाडु एक वेस्ट बंगाल, जिन दोनों में बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है, उन दोनों ही स्टेट्स के अंदर में इस साल इलेक्शंस आपके हेल्ड होने वाले हैं। ओके अभी 24 में लोकसभा का हुआ था, राजस्थान का, उड़ीसा का, इनका इलेक्शंस हुआ था। 25 के अंदर में भी सर्टेन स्टेट्स के अंदर में इलेक्शंस हुए हैं। 26 के अंदर में अब यहां पे होगा, 27 में कहीं और होगा, 28 में कहीं। तो यहां पे गवर्नमेंट ने प्रपोज करा है कि इससे क्या होता है, हम एक आपकी कंटिन्यूअस इलेक्शन साइकिल में फंस जाते हैं और गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिसोर्सेज हैं और पब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा एक इलेक्शन साइकिल में ही फंसी रहती है, इलेक्शन मोड में ही रहती है। तो यहां पे गवर्नमेंट ने प्रपोज करा है कि हमें यहां पे वापस से लोकसभा और स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस हैं उनको एक साथ कर लेना चाहिए। और इस कंसेप्ट को उन्होंने नाम दिया वन नेशन वन इलेक्शन, कि अगर हम एक नेशन है तो क्यों ना एक सिंगल इलेक्शन हो। क्योंकि इसका वो क्या सिंपल फायदा बता रहे हैं कि लेट से अगर यहां पे 2029 में अगर लोकसभा का इलेक्शन होता है और इसी लोकसभा के इलेक्शन के साथ सारे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन और लेट से 6 महीने के बाद में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन अगर कंडक्ट कर दिए जाते हैं, तो अगले इलेक्शन जो होंगे वो अब 2034 में होंगे। यानी अगले जो 5 साल हैं इसमें सारा फोकस किस पे होगा, सिर्फ गवर्नेंस के ऊपर पे होगा, कोई भी इलेक्शंस के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहां पे कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें एक बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि व्हाट इफ यहां पे कोई स्टेट है, लेट्स एक स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंदर में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट वहां पे फॉर्म हुई थी 2032 के अंदर में उसकी मेजॉरिटी जो है वो लूज हो जाती है। तो क्या अब जो गवर्नमेंट अब मेजॉरिटी में नहीं है, क्या वो कंटिन्यूइंग फंक्शन करेगी, या फिर अगर मैंने इलेक्शंस कंडक्ट कराए तो वो जो नई गवर्नमेंट है क्या वो सिर्फ 2 साल के लिए रहेगी? क्योंकि यहां पे अगर मैंने 2 साल के लिए बनाई है तो आप सोचिए मैंने एमपी में कितना खर्चा किया इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए, और 2 साल बाद मुझे फिर से वो खर्चा करना पड़ रहा है। और व्हाट इफ 2035 में, 36 में, 37 में बार बार आपकी गवर्नमेंट है वो जो डिसॉल्व हो रही है, तो क्या मैं यहां पे बार बार इलेक्शंस ही कंडक्ट कराता रहूंगा? क्योंकि यहां पे मेरा फोकस क्या है कि 5 साल के ही गैप में मुझे कराना है। तो 2 ही तरीके हैं, या तो मैं इलेक्शंस करा के उस गवर्नमेंट को फटाफट से सिर्फ उतने ही पीरियड के लिए अलाउ करूं, या फिर जो आपकी गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू करेगी 5 इयर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो मेजॉरिटी है माइनॉरिटी। और तीसरा कि यहां पे ऐसी स्टेट्स में जहां पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए कम टाइम बचा है वहां पे मैं प्रेसिडेंट रूल लगाऊं। क्योंकि ये कुछ भी मैं करता हूं तो हर जगह पे जो मेरे फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है कि जो स्टेट्स हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी एग्जिस्टेंस डिराइव करते हैं, पावर डिराइव करते हैं, कहीं ना कहीं वो अब क्या हो चुका है, वो अब सेंटर के अंडर में, सेंटर से थोड़े नीचे लेवल पे आ गई है। और ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा ऑन द फेस हो जाती है जब लेट से क्या लोकसभा के अंदर में अगर मेजॉरिटी नहीं है तो फिर हम उस केस के अंदर में क्या करेंगे? क्या नेशनल इमरजेंसी पोस्ट करी जाएगी? क्या यहां पे आपके इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाएगा? और लेट से अगर 1 साल बचा है तो क्या सारी स्टेट्स को डिसॉल्व करके हम एक साथ इलेक्शन 2034 की जगह 33 में करा देंगे? तो ये सारे बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जो यहां पे एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने यहां पे एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, तो बिल का नंबर आपके काम का है 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी नॉट एक्ट, बिल यहां पे 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और सिमिलरली यूनियन टेरिटरीज में भी अमेंडमेंट करने के लिए 2024 में यह बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके तो यहां पे जो ये बिल है, जब जो मैंने अभी आपको चैलेंजेस बताए ये मेरे नहीं है, ये ऑल्दो लॉजिकल दिखते हैं, बट ये सारे के सारे जो चैलेंजेस हैं ये पार्लियामेंट में जब ये बिल्स इंट्रोड्यूस करे गए उस टाइम में अपोजिशन पार्टीज ने करे। अपोजिशन पार्टीज वाज ऑफ द व्यू कि इस तरीके से जो सेंट्रल है, सॉरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं यहां पे ज्यादा, या सेंट्रल में जो पॉलिटिकल पार्टी है दिस वुड बिकम वेरी पावरफुल, एंड पूरा का पूरा जो इलेक्शन है उसके ऊपर पे जो सेंटर में पार्टी है उसका होल्ड ज्यादा रहेगा। ओके तो इसलिए दे हैव प्रपोज्ड कि भाई यहां पे ये जो बिल है इसको पास करने से पहले पार्लियामेंट को उसको स्टडी करना चाहिए, और इसीलिए जब कोई बिल पे कोई बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं तो उसको एक कमेटी को सेंड कर दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। एज द नेम सजेस्ट कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स इसमें होंगे। तो इस जेपीसी को, जो जेपीसी बनाई गई है वन नेशन वन इलेक्शन के ONOE के लिए,
ONOE को लिए, वो कौन हेड कर रहा है? इट इज बीइंग हेडेड बाय PP चौधरी। ओके, और ये क्या क्या डिस्कस करेगा कि भाई कैसे ये ONOE आपके इलेक्शन साइकिल को रिड्यूस कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को कर सकता है कम, लेस डिस्ट्रप्शन ड्यू टू MCC। आई एम श्योर आपने सुना होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो जब भी कोई इलेक्शंस अनाउंस होते हैं उस दिन से क्या होता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, और यहां पे गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी नहीं कर सकती है। इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं वो नहीं लिए जाते हैं इस टाइम के अंदर में, क्योंकि पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाता है। ओके, इसके अलावा जब भी इलेक्शंस होंगे तो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया जाएगा, गवर्नमेंट स्टाफ को, टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। तो टीचर्स पढ़ाते कम है, इलेक्शन ड्यूटीज पे उनको ज्यादा जाना पड़ता है। ओके, तो ये सारे के सारे कुछ यहां पे ONOE के लिए है। ओके, तो ये जो आपका बिल आया था, ये बिल किस कमेटी ने रिकमेंड करा था? तो यहां पे आपके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं रामनाथ कोविंद, उनकी एक कमेटी बनाई गई थी उनके अंडर में, और उन्होंने यहां पे रिकमेंड किया था कि फेज फर्स्ट में तो हम लोकसभा और कुछ स्टेट असेंबली को कर सकते हैं, और बाकी स्टेट्स को हम अगले 6 महीने के अंदर में इन्वॉल्व करके एक सिंगल ईयर के अंदर में इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि भाई चैलेंजेस क्या सिंक्रोनाइज इलेक्शन में, कि व्हाट इफ ये बार बार डिस्टर्ब हो रहा है तो क्या हम बार बार इलेक्शन ही कंडक्ट कराते रहेंगे। ओके, तो दिस इज विथ रिगार्ड टू योर वन नेशन वन इलेक्शन। कौन सी कमेटी पहले बनाई गई थी? दैट इज द रामनाथ कोविंद कमेटी। ओके, तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए रामनाथ कोविंद कमेटी बनाई गई। फिर 129th बिल आपका इंट्रोड्यूस हुआ। उस 129th बिल को स्टडी करने के लिए कौन सी JPC बनाई है, उसको हेड कौन कर रहा है? इट इज बीइंग हेडेड बाय PP चौधरी। तो ये 3-4 चीजें हैं, और इसके अलावा इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, ये सब भी आपकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। रवांडा सीक्स ओवर 100 मिलियन फ्रॉम UK ओवर स्क्रैप्ड रेफ्यूजी एग्रीमेंट। अच्छा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपका जो इंटरनेशनल है उसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। तो देखिए, UK और रवांडा ने 22 में एक एग्रीमेंट साइन किया। 2022 में यूनाइटेड किंगडम और रवांडा ने एक एग्रीमेंट साइन करा, जिसमें UK ने क्या कहा कि भाई जो भी UK में इलीगल रेफ्यूजीज आ रहे हैं, इनको हम रवांडा भेजेंगे, और रवांडा को हम यहां पे मनी प्रोवाइड करेंगे। ओके, रवांडा को हम यहां पे मनी या कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे टू अकोमोडेट दीज रेफ्यूजीज। ओके, तो सिंपली बिकॉज UK सेज कि हमारे पास में वो कैपेसिटी नहीं है कि हम इतने सारे रेफ्यूजीज को यहां पे घर दें, लेकिन हम हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफ्यूजीज को वो भी अंडरस्टैंड करते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद रवांडा, और रवांडा को इन रेफ्यूजीज को अपने यहां पे असाइलम देने के लिए, जगह देने के लिए हम रवांडा को ये पेमेंट भी करेंगे। ठीक है, अब चक्कर क्या है कि जैसे यहां डेमोक्रेसी है, UK तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हो, वहीं से डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी का कंसेप्ट वहीं से आया है। तो वहां पर क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है तो जो नई गवर्नमेंट आती है वो इस डील को स्क्रैप कर देती है, कॉलिंग कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और इम्प्रैक्टिकल है। ओके, एंड सिर्फ यही नहीं, द रीजन वाई गवर्नमेंट वेंट अगेंस्ट दिस पॉलिसी वाज और डील वाज बिकॉज UK का जो सुप्रीम कोर्ट है, UK के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डील को क्या बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉलिंग कि रवांडा जो है वो एक सेफ थर्ड कंट्री नहीं है। इट्स नॉट अ सेफ थर्ड कंट्री। ओके, ये क्या है? ये एक सेफ थर्ड कंट्री नहीं है। रवांडा इज नॉट अ सेफ थर्ड कंट्री, क्योंकि आपके इंटरनेशनल में एक प्रिंसिपल होता है रिफॉल्वमेंट का, कि यहां पे आप एक कंट्री से अगर कोई रेफ्यूजी आपके पास आ रहा है असाइलम के लिए, शरण मांगने के लिए कोई आया है, तो आप उसे वापस डेंजर में नहीं भेज सकते हो। ठीक है, तो यूजुअली क्या है कि जिस कंट्री से वो आए डेंजर वहीं होगा, उसको वहां नहीं भेज सकते हो। लेकिन लॉ क्या है, देखो यहां ट्रिक कैसे यूज कर रहे हैं, लॉ ये नहीं कहता कि आप उसे थर्ड कंट्री में जहां वो सेफ है वहां नहीं भेज सकते। लेकिन UK ने क्या कहा, UK के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो रवांडा है वो सेफ कंट्री नहीं है। सेफ कंट्री क्या होता है? जहां पे रेफ्यूजीज सेफली स्टे कर सकते हैं और उनके राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। अब रवांडा एक ऐसी कंट्री है जहां पे हिस्ट्री रही है राइट्स के वॉयलेशन के ऑफ देयर ओन सिटीजन्स, तो वहां पे आप ये कैसे कह सकते हो कि कोई अगर वहां रेफ्यूजी जो थर्ड कंट्री से आ रहा है वो वहां पे सेफ रहेगा? और इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने UK के ये डिक्लेयर करा कि यहां पे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो मीट नहीं होते, और ये पूरी की पूरी डील जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
तो बिकॉज अब यूके ने इस डील को एंड कर दिया, तो रवांडा यहां पे क्लेम कर रहा है कि आप मुझे $100 मिलियन का कंपनसेशन दो, बिकॉज मैंने यहां पे जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसके लिए, हाउसिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, पूरा जो रेफ्यूजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए पूरा एक सेटअप तैयार किया था। सो आई वांट कंपनसेशन ऑफ $100 मिलियन, जिसके लिए उसने एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है आपका, उसके अंदर में पीसीए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वहां पे केस भी फाइल किया है। ओके, तो एक इंटरेस्टिंग केस है। अब यहां पे देखो इंटरनेशनल लॉ के कौन कौन से इशू हैं, तो आपको सिर्फ एक चीज समझनी है, रेफ्यूजी या असाइलम में जब कोई शरण मांगने आता है तो हमारा एक इंटरनेशनल लॉ का प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं हम नॉन रिफाउलमेंट प्रिंसिपल। नॉन रिफाउलमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई रेफ्यूजी अगर आपसे रेफ्यूज मांगता है तो आप उसको एक अनसेफ कंट्रीज को सेंड नहीं कर सकते हो। तो इट इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू कि जो उसकी प्रिंसिपल कंट्री है, उसकी ओरिजिन कंट्री है, सिर्फ वही नहीं, कोई भी ऐसी कंट्री जहां पे वो अनसेफ रहेगा वहां पे आप सेंड नहीं कर सकते हो। और इसके एट द सेम टाइम इंटरनेशनल लॉ के अंदर में जो रेफ्यूजीज होते हैं उनके पास में असाइलम का, शरण मांगने का यहां पे राइट होता है, और ये जो राइट है उनका प्रोटेक्टेड है अंडर इंटरनेशनल लॉ। और जितनी भी आपकी इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट आपकी जो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज है, उनका सेफ, डिग्निफाइड एंड लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का यहां पे एक उन पे ड्यूटी रहती है। ओके, तो ये तीन कंसेप्ट्स हो गए आपके नॉन रिफॉल्वमेंट के, रेफ्यूजी के, असाइलम के, जो आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो हमने इंडियन एक्सप्रेस हिंदू में काम की जो न्यूज है आपकी वो सारी कवर करी है। हमने सिर्फ यहां पे न्यूज को गो थ्रू नहीं करा है, हमने जो न्यूज काम की है उनको डिटेल में समझा है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आई एम ऑल्सो वेटिंग कि आप लोग अब इनका आंसर्स करें। तो लेट्स सी क्या आप इन क्वेश्चंस के, जो आपके 20 जीके क्वेश्चन है आज के, इनको आंसर कर पाते हैं क्या। अगेन आपको क्या करना है, नंबर लिखना है, फिर उसके आगे जो करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है उसको आंसर करना है। कमेंट बॉक्स मेरे पास ओपन है, सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फॉर टुडे। ओके, सो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, अ मेजर ग्लोबल गैस हब इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। ओके, किस कंट्री में है। ओके, सो इट इज इन कतर। ईरान ने कतर में इस सिटी को, यहां पे जो इंडस्ट्रियल सिटी है इसको टारगेट करा है। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा नेचुरल गैस रिजर्वॉयर है आपके कतर का। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाए करेक्टली, ए। ठीक है सर, इफ सोमालिया सेंड देयर रिफ्यूजीज टू ईरान सो इंटरनेशनल लॉ इज एप्लीकेबल। बिल्कुल यस, इंटरनेशनल लॉ तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। अब देखिए यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, एक है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज। ओके, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है आपका रिफ्यूजीज का, जो 1951 में साइन हुआ था। ओके, अब ये कन्वेंशन है, ये कहता है कि भाई अगर कोई कंट्री, कोई एक पर्सन दूसरे कंट्री में रेफ्यूज मांगता है तो हमें वो प्रोवाइड करना है। इंडिया ने इसको साइन नहीं करा है, यानी कि हम इंटरनेशनल लॉ में बाउंड नहीं है किसी को रेफ्यूज देने के लिए। और यहां पे इंडिया जो है ऑन केस टू केस बेसिस रेफ्यूज जो है, असाइलम वो प्रोवाइड करता है। आई गिव वन एग्जांपल, शेख हसीना जो है उसको इंडिया ने ऑन केस टू केस बेसिस रेफ्यूजी असाइलम देने का डिसाइड किया है। दलाई लामा को हमने तिब्बत से जो तिब्बतियंस आए थे उन सबको हमने असाइलम दिया था, लेकिन हमने किसी भी कानून के अंदर में आके, इंटरनेशनल लॉ के अंडर में नहीं, हमने आउट ऑफ आवर ओन फ्री विल दिया था। लेकिन यहां पे चाहिए इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ रेफ्यूजी हमने साइन नहीं करा है, लेकिन बीइंग अ मेंबर, बीइंग अ स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ, ये हमारी कस्टमरी ड्यूटी है कि अगर कोई असाइलम लेने इंडिया में आता है सो एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री हमें असाइलम देना चाहिए। तो यहां पे चाहे हम लॉ के सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन कस्टम्स के अंदर में तो एज अ कंट्री हम भी बाउंड है रिजर्व आपका असाइलम देने के लिए। अब ये बात अलग है कि सोमालिया, ईरान इस तरीके से कुछ होता है तो वो एक दूसरे के सिटीजन्स को असाइलम नहीं देते हैं। जैसे यूरोप में बहुत सारे जो असाइलम सीकर्स हैं, दे डाइड इन अ बोट बिकॉज उनको दूसरी कंट्रीज ने एंट्री अलाउ नहीं करी, एंड बिकॉज दे वर मूविंग बैक अगेन टू देयर ओन कंट्री, तो वहां पे दे ड्राउन्ड इन ओपन सी। तो इस तरह की सिचुएशंस भी, इस टाइप की चीजें भी होती हैं। ओके, लेट्स सी सेकंड का आंसर। फर्स्ट का ए बिल्कुल सही दिया है, सेकंड का आंसर आप लोगों ने दिया है सी, बिल्कुल सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये, तो सेकंड का आंसर सी हो जाएगा। थर्ड, व्हाट नेम इज गिवन टू कतर शेयर ऑफ द साउथ पार्स गैस फील्ड। जो कतर का पार्ट है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम या तो नॉर्थ फील्ड या फिर नॉर्थ डोम। तो अगर यहां ऑप्शन देखता हूं तो थर्ड के ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा बी। फोर्थ पे देखते हैं, नेटो इज एन एब्रीविएशन फॉर। अब देखिए इतने ही क्लोज ऑप्शंस आने वाले हैं आपके।
ओके, तो नेटो का फुल फॉर्म क्या है? तो एक ट्रिक बताता हूं, ट्रिक क्या है, बहुत लॉजिकल बात है। जब भी कोई फुल फॉर्म पूछा जाए तो ऑप्शन मत देखना, पहले आंसर करना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? नेटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे किस में है? वो डी में है। तो फोर्थ का आंसर डी। देखो यही हुआ ना ईशान, जल्दी कर दिया आपने आंसर, फोर्थ का आंसर है डी। ये गलती नहीं करनी आपको, यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये गलतियां ना करें। फिफ्थ पे आते हैं। तो ये मैंने आपसे सवाल पूछ लिया था, तो नाउ यू कैन टेल मी द आंसर अगेन कि भाई फिफ्थ का आंसर आप क्या दोगे? बिल्कुल सही, फिफ्थ का आंसर है डी, 1949। सिक्स पे आते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज आर करंटली मेंबर्स ऑफ नेटो? तो करंटली, ओरिजिनल नहीं, करंटली पूछा है। ओरिजिनल 12 मेंबर्स थे, लेकिन करंटली पूछा है। करंटली कितने हैं? करंटली हैं 32। तो सिक्स का आंसर हो जाएगा सी। सेवन पे आते हैं। द फंडामेंटल प्रिंसिपल गाइडिंग नेटो इज? फंडामेंटल प्रिंसिपल जो नेटो को गाइड करता है वो कौन सा है? नेटो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, जो आर्टिकल 5 में प्रोवाइडेड है। तो सेवेंथ का करेक्ट आंसर क्या है? बी। ओके गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका ईशांत। एंड या व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाई आर अदर्स नॉट पार्टिसिपेटिंग? एट पे आते हैं। आर्टिकल 5 ऑफ नेटो वाज इन्वोक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो कलेक्टिव डिफेंस का आर्टिकल है, पहली बार इन्वोक कब किया गया था? इट वाज ड्यूरिंग द सितंबर 11 अटैक। ओके, तो इससे पहले चाहे रशिया, अभी का रशिया यूक्रेन वॉर हो तो नहीं आया है, गल्फ वॉर और इराक वॉर में भी इसको आपका इवोक नहीं किया गया था। तो 8 का आंसर है सी, बिल्कुल सही। 9 देखते हैं। इन इंडिया डिमांड फॉर ग्रांट्स आर वोटेड अपॉन इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? ओके, कौन से हाउस में वोटिंग होती है? तो वी नो कि दो हाउसेज हैं, तो ना तो ये होती है, ना ऐसे होती है, और ना ही ऐसे होती है, सिर्फ लोकसभा में होती है। तो 9th का आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है। 10th, इन पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजी द जिलेटिन रेफर्स टू? ओके, तो ये पार्लियामेंट्री की टर्मिनोलॉजी में किस चीज के लिए रेफर करता है? तो इफ यू रिमेंबर, जितने भी डिमांड फॉर ग्रांट्स अगर उनको या बिल्स को मुझे एक साथ पास करना है विदाउट डिस्कशन, बिकॉज आई हैव पॉसिटी ऑफ टाइम, स्कैरसिटी ऑफ टाइम, तो उस केस को हम क्या कहते हैं? उसमें हम जिलेटिन के थ्रू इसको पास कर सकते हैं। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 10th का आंसर है डी, बिल्कुल सही। 11 पे आ जाते हैं। द भव्य स्कीम इज रिलेटेड टू? तो जो भव्य स्कीम है किससे रिलेट करती है? इट्स रिलेट्स टू, या फुल फॉर्म पूछा है आपसे सिंपली, इट्स रिलेट टू भारत औद्योगिक विकास योजना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं फुल फॉर्म वाले, आई नो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट फिर भी कोशिश करना। तो 11th का आंसर है बी। 12th पे आ जाते हैं। अंडर द भव्य स्कीम हाउ मेनी इंडस्ट्रियल पार्क्स आर प्रपोज्ड? ओके, भव्य स्कीम में कितने इंडस्ट्रियल पार्क्स प्रपोज्ड हैं आपके? तो इसके अंदर में हमारा प्रपोजल है करीब 100 मिनिमम आपके करने का। तो 12th का आंसर सी है। और कितने साल में करना है? हमें अगले 6 साल के अंदर में करना है। 2026 से 32 का पीरियड हमने इसके अंदर में इंक्लूड करा है। ओके, तो यूके रवांडा रेफ्यूजी एग्रीमेंट वो साइंड इन विच ईयर? यूके रवांडा रेफ्यूजी एग्रीमेंट जो था, उन दोनों कंट्रीज ने कब साइन किया था? सो इट वाज साइंड इन द ईयर 22। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। ओके, और नेक्स्ट, तो ओके ठीक है, ये सवाल तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। रेफ्यूजी एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग डिपोर्टमेंट अरेंजमेंट वाज साइंड बिटवीन? ओके, तो ये स्पेसिफिकली पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर गया। किन दो कंट्रीज में? तो यूके तो सेम है, तो आपको क्या बताना है? रवांडा। ओके, तो 14 का आंसर हो जाएगा ए। ओके, 15 पे आते हैं। अ सेफ थर्ड कंट्री इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज वन वेयर? तो व्हाट वाज द रीजन कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इस डील को रिजेक्ट कर दिया? बिकॉज दे सेड कि रवांडा जो है वो एक सेफ थर्ड कंट्री नहीं है, तो आप वहां पे जो रेफ्यूजी है उनको सेंड नहीं कर सकते हो। और एक सेफ थर्ड कंट्री क्या होगी? अ कंट्री जहां पे रेफ्यूजी सेफली दे कैन स्टे विद प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी। ओके, 16 पे आते हैं। लेट्स सी क्या आप इसको आंसर कर पाते हैं। द प्रिंसिपल दैट प्रोहिबिट सेंडिंग रेफ्यूजीज टू अनसेफ रीजन इज नोन एज? ओके, कौन सा वो प्रिंसिपल है जो रेफ्यूजीज को एक अनसेफ थर्ड कंट्री या किसी भी अनसेफ कंट्री में सेंड बैक करने से रोकता है? तो हमने पढ़ा है, उस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? नॉन रिफॉल्वमेंट। आई एम श्योर यू आर अवेयर कि एक्सट्रेडिशन क्या होता है। तो इफ समवन कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि व्हाट इज एक्सट्रेडिशन, so that would be really good. But 16 का आंसर है डी, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। 17 साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया वर फर्स्ट कंडक्टेड इन? साइमल्टेनियस इलेक्शन पहली बार कब हुए थे? सो इफ यू रिमेंबर, जो पहला इलेक्शन हमारा हुआ था 51-52 के अंदर में, दैट वाज अ साइमल्टेनियस इलेक्शन ओनली। तो 17th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
18 पे आ जाते हैं, द साइकिल ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन इन इंडिया वाज डिसरप्टेड आफ्टर। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन की साइकिल कब डिस्टर्ब हो गई थी? सो इट गॉट डिस्टर्प्टेड जब हमारे 4th जनरल इलेक्शंस आपके कंडक्ट हुए थे। सो आफ्टर पूछा है, मतलब कब तक सही चल रहा था? 67 तक सही चल रहा था। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी। ओके, सो लेट्स सी आप में से ये सवाल कितने सही कर पाते हैं। 18 का आंसर सी है। ओके, 19 पे आते हैं, द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन प्राइमरली एम्स टू। ओके, क्या पर्पस है वन नेशन वन इलेक्शन का? ओके, देखिए आपने 17 का गलत आंसर दे दिया इसलिए ही। ओके, 17 का आंसर होगा सी, सॉरी 18 का आंसर, सॉरी 17 का बी, 18 का सी, बिल्कुल सही है, फिर सही आपका। 19 कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन ONOE का क्या मेन पर्पस है? एलिमिनेट स्टेट इलेक्शंस, बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज को रिड्यूस करना, नहीं। इंक्रीज वोटर टर्नआउट, पॉसिबल है, ये भी एक हो सकता है, बट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरीज का काम है कि इलेक्शन साइकिल को सिंक्रोनाइज करना, सो दैट आपके इलेक्शन सारे एक साथ कंडक्ट हो जाए। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए। 28 पे आते हैं, द जेपीसी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन इज चेयर्ड बाय। तो जो जेपीसी बनाई गई है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, उसको कौन चेयर कर रहा है जो यहां पे डिसाइड करेगा? इट इज हेडेड बाय योर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। 20 का आंसर क्या दोगे? आई थिंक आप गलत दोगे। 20 का आंसर है डी, पीपी चौधरी। देखा, मैंने जानता था आप ए आंसर कर दोगे जल्दबाजी में, क्योंकि वो ट्रिकी क्वेश्चन था। यहां पे सवाल यहां पे है, द अर्लियर कमिटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन वाज हेडेड बाय हुम? इट वाज हेडेड बाय रामनाथ कोविंद। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 20th का डी, 21st का सी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, उसके साथ में जो आपके इंपॉर्टेंट 20+1 जीके क्वेश्चंस हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज क्वेश्चन बैंक बनाते रहिए। क्लैट प्रेप स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉन क्लैट प्रेप को नोट्स बनाने की भी रिक्वायरमेंट है। दीज आर गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम पर्पसेस। ओके, और कोई भी कमेंट फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।